हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसमें सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की यादें ये चैप्टर है इसमें, जिसे लिखा है जाबिर हुसैन ने। ठीक है। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनाही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मुंगेर से बिहार में विधानसभा सदस्य भी निर्वाचित हो चुके थे और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति रहे। 1970 में विधानसभा सदस्य हुए और ये सभापति भी बने। कब? 1995 में। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी 3 भाषाओं के समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में आगे है ढोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगाम, एक नदी रेत भरी प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित और प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति और शैली और शिल्प में नवीन है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। डायरी में लिखा संस्मरण है। सलीम अली की मृत्यु में उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है ना। तो इस चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद, जिसे लिखा है जाबिर हुसैन ने। ठीक है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। ठीक है ना। इनकी जो भाषा और अभिव्यक्ति का माध्यम है बहुत ही अच्छा है, जो लोगों के दिल को तक छू जाता है। ठीक है ना। तो जाबिर हुसैन की इस कहानी में जहाँ सांवले सपनों की याद किसके याद में लिखी है? सलीम अली की याद में लिखी है, उसे हम पढ़ते हैं। ठीक है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। एक हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। ठीक है ना। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंख, इन्हीं की जो हमारे पक्षी होते हैं वो आसमान में उड़ते रहते हैं, है ना, और खामोश वादी की तरफ अग्रसर होते रहते हैं, है ना। तो क्या पक्षी को देखते रहते थे और उनके बारे में कल्पनाएं करते रहते थे। कौन? सलीम अली, है ना। तो उन्हीं के बारे में कहा गया है कि वह खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक ठोक सके तो ये कहाँ संभव है, कोई रोक ले ये कहाँ संभव है। एक हुजूम आगे चल रहे हैं सलीम अली और अपने कंधों में क्या है? सैलानियों की तरह, सैलानी में जो घूमने फिरने जाते हैं उनको सैलानी कहते हैं। ठीक है ना। अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। इन्हीं भीड़ भाड़ की ज़िंदगी, इन्हीं जैसे ज़िंदगी में कितनी भीड़ भाड़ होती है और कितनी भगदड़ मची होती है, तो ये ज़िंदगी के साथ उनका आखिरी पड़ाव था। उस अनुभव को यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए आखिरी पलायन का नाम दिया गया है। अब तो वो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। ठीक है। अब तो वो वन पक्षी की तरह है, इन्हीं की अब वो क्या है?
हो रहे हैं, यानी कि वो मौत के ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब ये उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। तो उसी के बारे में इन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। कौन? जाबिर हुसैन ने। तो क्या कह रहे हैं कि अब वो तो उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, यानी कि वो इस संसार से जा चुके हैं तो क्या हो गए हैं? विलीन हो गए हैं, है ना। लेकिन पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति में विलीन आज भी उनकी यादें बसे हुई हैं, ये जाबिर हुसैन कहना चाहते हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देख कर भी उसे लौटाना चाहे, वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अवसारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने में उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। जाबिर हुसैन कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सलीम अली थे, तो वो जो पक्षियों को कहते थे कि मैं पक्षियों की ही तरह उड़ना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। प्रकृति को महसूस करना चाहता हूँ, झरनों को महसूस करना चाहता हूँ, उनके संगीत को जानना चाहता हूँ। लेकिन ये साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है, ये जाबिर हुसैन जानते हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि रोमांच का सोता फूटता कोई महसूस कर सकता है झरनों का आवाज़ और इन झरनों का प्रकृति का? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वो तो एक से कभी ही कर सकता है। एहसास की कोई ऐसी एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। एहसास की, यानी उस एहसास की एक ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे, यानी कि उनकी एहसास ऐसा था। उनका नाम क्या था? जो ऐसा सोचते थे, जो ऐसा करना चाहते थे, खुद पक्षी बनना चाहते थे और खुद झरना बन चाहते, प्रकृति बनना चाहते थे, उनके उस एहसास का नाम है सलीम अली। ये उन्हीं के बारे में ये कहानी है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाया में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों में एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा, ठीक है ना। इन्हीं पता नहीं सब कब हुआ था कि रासलीला हुई थी, कब गोपियों ने यहाँ नृत्य किया था, कब यहाँ छाछ पिया गया था, कब यहाँ गायें चरी थी। लेकिन आज भी हम जब वृंदावन जाते हैं और वहाँ पर यमुना नदी के तट पर, वहाँ पर सारी चीज़ें, वहाँ की भीड़ भाड़, सब सारी चीज़ें उसी रासलीला की याद दिलाने लगती हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। जैसे प्रकृति अपने सौंदर्य से कभी खाली नहीं हुई है, वैसे वृंदावन भी एक प्रकृति सौंदर्य है। वहाँ की भूमि, वहाँ के लोग, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पुष्प, सब कुछ रासलीला से परिपूर्ण है, ऐसा जाबिर हुसैन कहते हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश
करने के से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत के कारण बनी हो। इन्हें कैंसर हो गया था, किसे? सलीम अली को। तो वो थकान के कारण थक भी गए थे, है ना, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी थी, ऐसा कहना चाहते हैं जबीर हुसैन। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। इन्हें कि अंतिम समय कैंसर की जैसे मरीज होने के बावजूद भी सलीम अली की आँखों से रोशनी नहीं छीनी, क्योंकि वह पंछियों की तलाश में उनकी हिफाजत में प्रति समर्पित थे। सलीम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी होगी। इन्हीं सलीम अली हमेशा क्या करते थे, उन्हें बीमारी भी थी लेकिन क्या करते थे, हमेशा दूरबीन लगा के पक्षियों को देखते रहते थे, निहारते रहते थे, घाटियों पर जाते रहते थे और सर्च करते रहते थे चिड़ियों के बारे में, कौन सी चिड़िया है, कैसी है, क्या है, उनके जीवन के बारे में सब कुछ करते रहते थे, है ना। तो जाबिर हुसैन कहते हैं जो ये दूरबीन की जो ये परत थी ये शायद मौत के बाद ही उतरी होगी, बाकी तो कभी उतरी नहीं, क्योंकि खोज में ही पूरी जीवन बीत गया। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई होगा। क्या कहते हैं जाबिर हुसैन कि उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए, लेकिन कुछ क्षणों में बिना दूरबीन भी देखे गए। कुछ दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे, ठीक है ना। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, ठीक है ना, क्योंकि कल्पना के सागर थे वो खुद। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों से ही उनकी सहपाठी रही थी। ये उनकी पत्नी की बात की जा रही है, तहमीना किसकी? सलीम अली की। तो उन्होंने हर पल उनका साथ दिया, ठीक है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंके से बचाने का, साइलेंट वैली को जो रेगिस्तानी हवा चलती हैं बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, उनको बचाने के लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया और वे प्रधानमंत्री भी थे। चौधरी साहब गांव को मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद के असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण से संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी, ठीक है ना। ये सलीम अली थे, कहाँ गए थे? ये साइलेंट वैली पर गए थे। रेगिस्तानी हवा के झोंकों से साइलेंट वैली को बचाना चाहते थे, ठीक है ना। इसके अनुरोध को यानी रिक्वेस्ट लेकर वो चौधरी चरण के पास गए थे। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि चौधरी चरण सिंह जो थे ये 5वें या 4थे नंबर के हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो कुछ समय के लिए थे लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बने। तो और वे वैसे व्यक्ति थे जो कि मिट्टी से जुड़े हुए थे, अपनी भारत माता से जुड़े हुए थे, जो मिट्टी में पड़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। और जब पर्यावरण के बारे में सलीम अली ने चित्र उनके सामने प्रस्तुत रखा तो उनकी आंखें नम हो गई। किनकी? चौधरी चरण सिंह की। आज सलीम अली नहीं हैं और चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी और उगी फसलों के बीच में एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो, ठीक है ना। अपनी आत्मकथा के क्या नाम रखा था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। ध्यान रखिएगा। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें।
फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है, यानी ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है, गौरैया एक चिड़िया होती है, ठीक है ना, लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। वो कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम है ना, मैं असंभव है मेरे लिए लिखना, लेकिन जो मेरे छत में एक गौरैया नाम की चिड़िया बैठती है, शायद वो मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था जो मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रंगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों मर जामा पहनाना। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्ते तरफ ले जाती रही और ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बने गए थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी में से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकलते हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वे नहीं लौटते, क्या उन्हें गाया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटोगे ना? ये जाबिर हुसैन कहते हैं कि जो इनकी सर्चिंग थी वर्ड वाचर की, ठीक है ना, वो बचपन में एक एयर गन से चलाने पर वो एक नीलकंठ पक्षी चिड़िया गिर गई थी। वो उसी खोज की दौर में वर्ड वाचर बन गए और फॉल ऑफ द स्पैरो उन्होंने बुक लिख डाली, ठीक है ना, चिड़िया के पक्षी की दुनिया के बारे में। तो उनकी ये खोज उन्हें जीवन भर क्या करती, यहाँ वहाँ ले जाती रही और उनके लिए नए नए रास्ता बनाती रही, ठीक है। तो एक वाक़या था जिससे वो जीवन में उन्हें एक राह मिली, ठीक है। और वो सलीम अली एक प्रकृति की दुनिया के एक टापू नहीं, यानी एक अथाह सागर बनकर रह गए जो प्रकृति की दुनिया को महसूस कर रहे थे, ठीक है ना। कैसे? लॉरेंस की तरह, है ना। एक लॉरेंस जो थे ये एक बहुत बड़े प्राकृतिक कवि थे, ठीक है ना। उसी की तरह सलीम अली बने, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से चैप्टर समाप्त होता है। हमने जाबिर हुसैन की आपको जीवन परिचय बताया और ये जो कहानी थी सांवले सपनों की यादें, इसको भी बताया, ठीक है ना, पढ़ाया आपको, इसके बारे में बताया। अब इसके जो PDF है, इस लेसन का जो PDF है वो हम आप तक सेंड कर देंगे। पहले हमारे पास वासंती हिंदी बुक लग रही थी, लेकिन ना हम उसको पढ़ा रहे थे, लेकिन आप लोगों के पास क्षितिज थी, तो हम क्षितिज ही पढ़ा रहे हैं। 3 चैप्टर आपके पास शेयर लिंक हो चुके हैं और उनके PDF भी आप तक पहुंच चुके हैं। ये 4था चैप्टर था जाबिर हुसैन जी का, वो भी आप तक पहुंच जाएगा। हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद।